हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बीपीएससी स्टेट उच्च माध्यमिक फिजिक्स पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 41 से 50। क्वेश्चन नंबर 41 है मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है और बताना है कि यहाँ पर जो के है, देखो ये के है यूनिट वेक्टर और ये के कोई कांस्टेंट होगा, तो हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है 0 होना कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर ख़त्म नहीं होती, ना डाइवर्ज करती है ना कन्वर्ज करती है। तो ये सर्कुलर कह सकते हैं या क्लोज लूप में होती है। अगर ये नॉर्थ से निकल रही है तो साउथ में जाएगी, साउथ से फिर नॉर्थ में जाएगी। अब डाइवर्जेंस ऑफ बी हमें 0 पता है, तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब डाइवर्जेंस को हम किस तरह से लिखते हैं, तो देखो डाइवर्जेंस होता है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और इसकी डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक वेक्टर। तो एक्स वाई जे कैप माइनस के एक्स जेड के कैप। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले की आई वाले में करेंगे, जे वाले की जे में और के वाले की के में, क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट होंगे जैसे आई डॉट के 0 हो जाता है, आई डॉट जे 0 हो जाता है, तो सिर्फ वही कंपोनेंट हम लेंगे जो सेम डायरेक्शन में। तो आई कैप की आई कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई, सॉरी जे कैप हट जाएगा, डेल ओवर डेल वाई की करेंगे माइनस एक्स वाई में, फिर प्लस के कैप की के कैप में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब के डॉट के 1 हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा डेल और डेल जेड और माइनस के एक्स और जेड इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 2x, फिर यहाँ पर माइनस वाई, यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स को कांस्टेंट रखें तो माइनस एक्स बचेगा क्योंकि डेल और डेल वाई 1 होगा, फिर माइनस यहाँ पर k और x कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे और बचेगा डेल ओवर डेल जेड जो कि 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस 1 माइनस के इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस के इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 1 आएगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हमें बताना है कैपेसिटेंस कितना होगा किसी स्फेरिकल कंडक्टर का जिसका रेडियस है 1। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में रेडियस r। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अर्थ का अगर आप कैपेसिटेंस निकालते हो तो 711 माइक्रोफेराड आता है, फिलहाल हमारे पास रेडियस कितना है 1 मीटर, तो उसका बहुत कम ही आएगा। अब C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की वैल्यू कितनी है 1। देखो हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 1, तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1.1 इंटू 10 की पावर -10, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 3 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं, तो हमें बताना है what is the value of q if the potential energy of the system is 0। तो पहले मैं एक सिस्टम बना लेता हूँ, लेट ये पॉइंट ए बी और सी, और यहाँ पर रख देते चार्ज प्लस क्यू प्लस 2q और कैपिटल क्यू। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनकी सबकी जो साइड होगी वो इक्वल होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट सबकी साइड l है, आप ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में उनके बीच का सेपरेशन। तो पहले हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, उसको 0 पुट करेंगे और फिर फाइंड करेंगे कैपिटल Q की वैल्यू। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी A और B चार्ज के बीच में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A और C प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन BC, और ये टोटल कितनी होनी चाहिए, टोटल होनी चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 है। अब
जब हम ए और बी की लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों का चार्ज, देखो शॉर्ट के लिए मैं 1/4πε0 को के लिख रहा हूँ, तो के Q1 Q2 यानी कि Q इंटू 2Q, तो हो जाएगा 2Q का स्क्वायर अपॉन में सेपरेशन L। फिर ए और सी के बीच में तो के Q इंटू कैपिटल Q अपॉन में सेपरेशन L, प्लस बी और सी के बीच में के 2Q इंटू में Q अपॉन में L, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो इसमें हम ये कर सकते हैं कि K और स्मॉल q और L को कॉमन ले लेते हैं, वो सब में यहाँ से बचेगा 2Q प्लस यहाँ से कैपिटल Q प्लस यहाँ से Q, K और L तो बाहर आ गया है, तो यहाँ से बचेगा 2 इंटू में कैपिटल Q इक्वल टू 0। अब KQ अपॉन L तो 0 हो जाएगा इधर ला करके, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी 2Q प्लस 3 कैपिटल Q इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3Q इक्वल टू माइनस 2Q, या फिर Q इक्वल टू माइनस 2Q अपॉन में 3। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माइनस 2Q अपॉन में 3। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जो कर्ल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 होगा, तो इसमें कर्ल आएगा। 45 में रिलेशन बताना है, तो रिलेशन होता है D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। यहाँ पर D है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, E इलेक्ट्रिक फील्ड और P पोलराइजेशन वेक्टर, तो D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर विल बी। देखो जब भी कोई मेटल हो या कंडक्टर हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। टेंजेंशियल मतलब अलोंग द सरफेस, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 रहेगा, जो भी कंपोनेंट होगा वो खाली नॉर्मल होगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 47, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और v अगर उसकी वेलोसिटी है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। मतलब मैंने रखा हुआ बोला वो सही नहीं है, अगर मान लीजिए मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो उस पर जो फोर्स लगती है वो ये होती है। अब जब वो रखा हुआ है इसका मतलब वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है होने का मतलब इसकी स्पीड 0 होगी, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो 0 लगेगी। यहाँ पर भी क्या बोला है कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, स्टेशनरी मतलब स्पीड 0, मतलब वो रेस्ट पर है, तो फोर्स कितनी होगी 0। तो जब फोर्स उसकी 0 है तो वो वहीं पर रहेगा, रिमेन स्टेशनरी। और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता तो वो, जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता तब उस पर फोर्स लगती है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 48, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसके पास है करंट 5 एम्पियर। तो अगर बहुत बड़ा इन्फिनिटी वायर होता है तो उसके मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू में आर। तो बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होती है, करंट 5 एम्पियर, 2 पाई और सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 5 इंटू में 10 की पावर, अभी जाएगा ऊपर तो -7 प्लस 2 यानी कि -5 टेस्ला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, द लॉ विच स्टेट्स दैट द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज कर्व टू इज इक्वल टू फ्री करंट थ्रू दी सरफेस। तो देखो ये जो फॉर्मूला है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये एम्पियर सर्किटल लॉ से आता है और ये उसी की स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर सर्किटल लॉ। क्वेश्चन नंबर 50, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव। देखो पहले मैं हिस्टेरेसिस कर्व बता देता हूँ। ये हिस्टेरेसिस कर्व है, ये हमें बताता है कि कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल को हम डीमैग्नेटाइज करें तो एक कंप्लीट साइकिल में कितनी एनर्जी लॉस होगी उसका ये कर्व होता है, उसी को ये रिप्रेजेंट भी करता है जो एरिया होता है। तो एरिया रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस को।
एनर्जी लॉस पर यूनिट, मतलब हम कह सकते हैं एक साइकिल में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है उसके लिए कर्व होता है। अब ये कैसा पॉइंट है कि यहाँ पर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन जो उसकी फ्लक्स डेंसिटी है वो अभी भी जीरो है। फिर धीरे धीरे जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक सेचुरेशन पॉइंट आता है। उस सेचुरेशन पॉइंट के बाद फिर से अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जो बी है, इसका मतलब है रिटेंटिविटी। मतलब जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बाहर से इस ऑब्जेक्ट पर, तो हमने इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया है, उसके बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी अंदर क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो चुका है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के बाद भी जो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो उसी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। फिर फर्दर हम इसको जीरो कर अब हमें जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुई है उसको जीरो करने के लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में इम्प्लाई करना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए उस मटेरियल के अंदर, यानी कि वो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं कोर्सिटिविटी। ठीक है, फिर से उसको हम अपोजिट कर रहे हैं, फिर से यहाँ पर एक सेचुरेशन आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक कंप्लीट साइकिल होती है। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि हमें हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करना है तो मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव, तो वो जो एरिया है ना उस एरिया को वो कम से कम एरिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लार्ज BH लूप एरिया दे रखा तो ये तो होगा नहीं। तो जो लो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट है अगर वो कम है तो जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो भी मिनिमम होगा। अगर हम हाई रिटेंटिविटी कर रहे हैं तो उससे भी मतलब हाई रिटेंटिविटी तो एरिया बढ़ जाएगा तो जो लॉस है वो मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।